अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। दिस इज शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ मैडम करेंगे। आप मैडम करें, आप भी कोई काम करें, कुछ बताएं। मैं भी काम करती हूँ, दुनिया को अपने को विचार से आगाह करें। विचार से आगाह करती हूँ। दरअसल दुनिया में है कितने किस्म के माइंडसेट्स? दुनिया में है कितने किस्म के माइंडसेट। एक मर्दों का माइंडसेट, एक औरतों का माइंडसेट, एक ये भी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे दोनों में बड़ा फ़र्क है ना। हर जो खातून है उसका सोचने का एक अलग नज़रिया, एक अलग तरीका कार है। मर्दों का सोचने का एक अलग तरीका कार होता है, अलग और उसी तरह से पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे डिपेंड करता है और उसी रुझान के तहत वो सोचते भी हैं दोनों। वो क्या है वो किताब, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। आपने प्लेनेट पे भी कब्जा कर लिया। हाँ, काफ़ी हद तक जो है उसके अंदर हल्का फुल्का आपने स्किमिंग की। अच्छा ठीक है। अच्छा अब दूसरा, अच्छा जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन होगी वहाँ पर माइंडसेट्स दो डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक होगा शायद, अच्छा फिर एक और माइंडसेट, एक मुस्लिम्स का माइंडसेट, वो चाहे जो भी स्टेट हो उनकी, लेकिन वो माइंडसेट में डिफरेंस आएगा। फिर एक पाकिस्तानी का और एक तजर्बेकार लोगों का माइंडसेट, उसमें भी बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके अलावा और क्या, भारतीय माइंडसेट, पाकिस्तानी माइंडसेट, ये भी बड़ा फर्क है। क्रिकेट में ही बहुत फर्क है। एक ये माइंडसेट कि ये मैं रोज सुबह सुबह बाहर लेके खड़ा होता हूँ, ऐसे इंप्रेशन देखें कैसा। आप सही करते हैं बिल्कुल। कल मुझे किसी ने कहा था अवैस ने अखबार पकड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अवैस अखबार पढ़ रहे हैं। अच्छा, यूं पढ़ नहीं रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। नहीं, इसमें यूं करना होता है, लेकिन चश्मा भी थोड़ा सा ना आप ऐसे करते हैं, इससे एटीट्यूड आता है कि हाँ देखो ये पढ़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा आपने ऐसे ही ना यूं करके, अच्छा थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा आप सर भी हिलाएं यूं करके, तो लगेगा कि ये भाई बंदा जो है ना इसकी समझ आ रही है, इसको समझ आ रही है। बस सही है। तो अब ऐसा आप अखबार पढ़े, मैं आपको जरा बताती हूँ दो अदद माइंडसेट्स के हवाले से। एक है रिच माइंडसेट, अमीर, ओके, और एक है पुअर माइंडसेट। ये मसला पता है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपने जो है वो अपना और मेरा फर्क बताना शुरू किया है। तो एक अमीर माइंडसेट और एक गरीब माइंडसेट, ये है जी। अब ये माइंडसेट होता क्या है या होना कैसा चाहिए, ये जो अभी आपको मैं ट्रेड्स बताऊंगी, इसमें फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या मैं वो वाला माइंडसेट बता रही हूँ जो होना चाहिए या वो वाला बता रही हूँ जो होता है। ये आप डिसाइड कीजिएगा। अच्छा, पुअर माइंडसेट में पहली चीज जो आती है वो ये होती है कि पुराने वक्त जो है ना वो याद करते हैं। हमारा माजी, हमारा जब जवान थे तो अब्बा जी शाह थे, शाह। हाँ, हमारे 4 बिल्डिंगें थी। हाँ, 5 प्लाजे, ये बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, रिच माइंडसेट जो है वो है लिव्स इन द प्रेजेंट। आज की दुनिया में भाई ये हो रहा है, इधर इन्वेस्टमेंट करें, ये करें, माजी वाजी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अगला माइंडसेट जो पुअर का आता है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मैं रह ना जाऊं कहीं, फोमो। हाँ, फोमो, मैं रहना, मुझे ना मिलेगा तो क्या होगा, पीछे ना रह जाऊं, या वो जो है ना डर, खामखा का डर। वो लंगर बट रहा होता है ना, तो बिरयानी के लिए कैसे हम लपकते हैं, ओह भाई ये हमें ना मिली तो क्या होगा। ये हमारा माइंडसेट होता है, मसला होता है। भाई क्या करें, मैं रह ना जाऊं। और जो दूसरी साइड का रिच माइंडसेट है उनका होता है कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं फौरन। कोई गलती हुई, टेंशन तो होती होगी जाहिर है, लेकिन फौरन नहीं, उन्होंने कहा कि भाई अब इससे सीख क्या सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट में है थिंक्स रिच आर इविल। ये जो अमीर लोग हैं ना, जो बस पैदा ही हो गए हैं सोने का चमचा लेके, इनसे एक तरह से लोथनेस, नफरत सी एक तरह से पाई जाती है। ये तो है। हालांकि आप जैसे अमीर लोग, गरीबों को आप लोग कुछ समझते ही नहीं है। और यूं नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत करके, लोगों ने ये आजकल के ज़माने में ज़रा ज़्यादा सख्त हो गया पाकिस्तान में, चूँकि पोलराइजेशन आई है, तो लोग ज़रा ज़्यादा सोचते हैं कि भाई ये तो जो अमीर आदमी है या कोई बड़ी गाड़ी में फिर रहा है तो ये तो हराम है भाई, या ये तो हराम का इसने पैसा माल बनाया हुआ है, या करप्शन है, शदीद करप्ट आदमी। हालांकि बहुत मेहनत भी इन्वॉल्व होती है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, रिच माइंडसेट है हेल्प्स अदर्स सक्सीड। अच्छा, के दूसरों की मदद एक तरह से करते हैं कि इन्वेस्टमेंट चले, वो मईशत का पहिया जो होता है ना वो चलना, मतलब लोगों की मदद करके उनको आगे बढ़ाना सीखे। ये है बेसिकली रिच माइंडसेट। ये माइंडसेट मेरे पास है, मैं रिच नहीं हूं, लेकिन माइंडसेट नहीं। तो आप रिच, इल्म की दौलत आपके पास है। ओह माय गॉड, इल्म की दौलत से माला माल है, मंगल वाला जेब से गिर रहा है इल्म। अखबार पढ़ रहा हूं। हाँ, अच्छा, फिर दूसरा रिच माइंडसेट जो है वो ये है कि नेवर कंप्लेन्स। कभी वो नहीं होता शिकवा गिला, या ये नहीं होता कि ओ हो ये हो गया, मौसम इतना खराब है वरना मैं ये कर लेता, और मौसम या चीज़ों पे ब्लेम भी नहीं करते। गरीब माइंडसेट यही होता है, मेरे पास तो ये नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो वो नहीं है मैं क्या करूँ, मेरी तो ये मजबूरी है, मेरी तो ये परेशानी है। भाई कर लो। अच्छा, बड़े बड़े लोगों की आप ज़रा बायोग्राफी पढ़ें तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने भी कितनी मेहनत, शदीद मुश्किलात फेस की हैं, और उसके बाद वो उस मकाम पर पहुंचे हैं जिस पर वो आज हैं। बिल्कुल। अच्छा, और रिच दूसरी तरफ जो है वो कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे होते हैं, जबकि जो पुअर माइंडसेट है उनका यही प्रॉब्लम होता है कि वो कंप्लेन कर रहे होते हैं। फिर है कि गरीब जो है वो जाहिर है, अब इसमें मुझे समझ भी आती है एक तरह से, ये जस्टिफाइड है, इज़ ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग।
जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी है उसको ही लगा देंगे और वो डूब गई तो फिर क्या होगा पीछे। तो उनमें ये डर होता है कि इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराते हैं, जबकि अमीर जो है वो तो माल बना रहा होता है। चुके 35-40 हज़ार रुपए जमा किए उसने, हाँ, उसके बाद उसने कहीं जाकर कोशिश की और अगले दिन वो डूब गया। तो ये मसला होता है गरीब आदमी का कि वो कैसे, जितनी उसकी जमा पूंजी है वो सोच रहा होता है कि बस मैं कैसे इसको सेव कर लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन कहीं से कोई गाइड कर नहीं रहा होता उसको। हाँ। और बस पेट्रोल बढ़ जाता है अचानक से। अब तो पेट्रोल कम हो गया वैसे। 5 रुपये। शहबाज शरीफ साहब आई लव यू। भाई इसहाक डार साहब आई लव यू, 5 रुपए कम कर दिया आपने। अच्छा, और क्योंकि डार साहब से मुझे दोबारा अमीर शख्स याद आया। बढ़ाए थे वो अलग बात है, कम किया 5 रुपए गुड। हाँ, लेकिन डार साहब से मुझे दोबारा अमीर आदमी याद आया। अमीरों का एक और चीज जो होती है वो ये होती है कि दे टेक रिस्क्स एंड एक्शंस, फौरन एक्शन लेते हैं। वो बैठ के सोचते नहीं है कि भाई 15 साल जो है हम इंतजार करेंगे, फिर देखेंगे मार्केट में क्या तसलसल और रुझान चल रहा है, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे आप क्या कहते हैं गरीब हमेशा बैठा रहता है? नहीं, वो जो है वो चेंज से डरता है। अच्छा, मैं बैठ जाऊँ, आप कह रही हैं गरीब बैठ जाओ। बैठे नहीं, इधर हम उधर बैठेंगे जाके। तो जो गरीब शख्स है वो ही फेयर्स चेंज, वो एक्शन, उससे डरता है चेंज से, बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल नहीं होता और उसमें रेजिस्टेंस भी काफ़ी हद तक होती है कि भाई अब ये चेंज आ रहा है, कोई नई पॉलिसी बन रही है, ये ना हो मैं ही नौकरी से फारिग हो जाऊँ, ये ना हो कि मेरा ही नुकसान हो जाए, मेरा ही कारोबार। तो वो डर जो है वो, अब ये जो माइंडसेट्स दो मैंने डिफरेंशिएट किए हैं, एक रिच माइंडसेट, एक पोर माइंडसेट, ऐसा होता है अमूमी तौर पर। और अब जाहिर है हर एक को मैं एक ही सांचे में नहीं ढालूंगी, लेकिन ज्यादातर लोगों के ट्रेड्स इसी तरह के इस किस्म के मिलते हैं आपको। अच्छा, ऐसे बैठ के भी यूं अखबार पढ़ो तो जरा भरम आता है ना, जरा पर्सनैलिटी का क्या यार, ये देखो यूं, अच्छा टांग पे टांग रख के इस तरह, ये भी एक अरे आपको हम प्रिंटिंग प्रेस में भेज देते हैं नीचे, ये देखिए यूं, उधर आप अखबार पढ़े, आज अखबार का दिन है। वैसे ऐसे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा फ्रेम में देखो कैसे बंदा है ना, यूं टांग पे टांग रख के, एटीट्यूड अमीर वाला है। हाँ, हरकतें अमीरों वाली है, अंदर से गरीब है, ये मसला। खैर, तो ये थी जी आज की जरा डिफरेंशिएशन, पोर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट। अच्छा जी, एक तो ये आपने डिफरेंशिएशन बता दी। आज के दिन की बड़ी एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि 2 बड़े अहम लोगों की सालगिरह हैं आज, और उन लोगों की सालगिरह, उनको बर्थडे विश करना बड़ा ज़रूरी है। कौन कौन लोग हैं जिनकी सालगिरह है ये मैं आपको बताता हूँ। और ये देखें, ये भी चीज़ें ना अखबार में आती, कहाँ गया वो सफ़ा, बिल्कुल पढ़ा करें ना, कहाँ गया वो सफ़ा, कहाँ गया वो, ये रहा वो सफ़ा, जिस पे मुझे पता चला कि सालगिरह हैं। ठीक है जी, सबसे पहले चूँकि PSL का सीज़न चल रहा है, क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ जी कि किसकी सालगिरह है। आज सालगिरह है जी पाकिस्तान के लेजेंड बूम बूम शाहिद अफरीदी की सालगिरह है जी। बूम बूम शाहिद अफरीदी। लाला कितने साल के हो गए? लाला 43 साल के हो गए, 43 के जी। अच्छा 43, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ी सी इस नंबर के हवाले से तशवीश है। तशवीश क्या भाई, देखें इसमें लिखा हुआ है कि 1 मार्च 1980 को कोहाट में पैदा हुए थे और उनका पूरा नाम है साहबजादा शाहिद अहमद खान अफरीदी। तो ये 1980 में पैदा हुए थे, उस हिसाब से 43 के हो गए। इसमें क्या प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, वैसे तो लाला लगते नहीं है कि वो 40s में या 43s में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाला की एज ज़रा ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर लिखा हुआ गलत है। और ये भी हमारे यहाँ आम रुझान है नाज़रीन, जब बच्चा पैदा होता है अगले साल या 2 साल बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ताकि वो फिर होते ही ना वो एक जो लंबी हम रीजन ऑफ लिस्ट देते हैं कि भाई एडमिशन बाद में भी हो सकता है, ज़रा लेट भी एडमिशन हो सकता है, स्कूल जो है वो उम्र बड़ी होगी तो वो एडमिशन में मसला होगा, या नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में मसला होगा तो उम्र छोटी लिखवाएं ताकि ज्यादा लंबे अरसे तक नौकरी पे रह सके। इस किस्म की चीजें भी होती हैं। लाला आप पे एतराज कर रही है खाला भाई, ये 1980 लिखा हुआ है उसमें, नहीं होगा, मान ले नहीं तो लिखा हुआ तो है, लिखा हुआ तो आपके शनाख्ती कार्ड पे भी है और मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी है। अब वो सच है या झूठ है ये हम सब बड़ा प्यार करते हैं। और शाहिद अफरीदी जो है हम सबको पता है 16 साल की उम्र में क्या उन्होंने ज़बरदस्त सेंचुरी रिकॉर्ड बनाया था, इतना आला फास्ट, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है और हम बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे, कोई उनके बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। पाकिस्तान की शान है, पश्तूनों की शान है। और अच्छा, और क्रिकेट की शान है, क्रिकेट दूसरी शख्सियत पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। अगर हम सफरनामों की बात करें, वजह शोहरत, सफरनामों में जबरदस्त जो है कमाल हासिल है। और क्या कमाल ड्रामे जो उन्होंने लिखे, कमाल ड्रामे लिखे, और एक एक ड्रामा उनका, एक एक डायलॉग उनका। और जब आप सफ़रनामों की बात करते हैं, जब आप सफ़रनामे उनके पढ़ें तो यूँ लगता है कि आप वाकई उस जगह पर मौजूद हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की भी आज सालगिरह है और 1 मार्च 1939 पैदा हुए थे वो, और लाहौर में पैदा हुए थे। बिल्कुल पाकिस्तान से उम्र में बड़े बात, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा वाकई सलाम है, सैल्यूट है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मॉर्निंग शोज़ का पाकिस्तान में सिलसिला शुरू हुआ था, PTV पर जो मॉर्निंग शो आता था, हमने उस मॉर्निंग शो से उन्हें जाना। चाचा जी जो थे वो, और चाचा जी जो है वो मॉर्निंग शो किया करते थे। और चाचा जी ये आपके सामने हाथ
बांध कर माजरत है कि हम भी ये काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके काम को हम आगे बढ़ाएं, बट वो जो स्टैंडर्ड, जो मयार, जो गुफ्तगू, जो बातें और जो कंटेंट आपने दिया, उसके हम पैरों तक भी नहीं पहुंच सकते। ये बात बिल्कुल बिला मुबालगा मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये 2 बर्थडेज थी आज की, दोनों को वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आप लोगों को उम्र दराज अता करे और बरकतें डाले जो भी काम आप करें। लाला तो वैसे लोगों के लिए सोशल वर्क भी बहुत करते हैं और उनकी जो अपनी फाउंडेशन वगैरह है उसके हवाले से भी लोग जो है बड़ा चंदा वगैरह भी देते हैं, डोनेशंस देते हैं। तो उसके साथ क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला, तो भाई ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों से ही आ सकती हैं जो कि खुद एक इंस्पिरेशन बन जाए। बिल्कुल, यस। तो चलें जी हम अपनी सीटों पे चलते हैं। ये भी हमारी सीटें हैं, उधर की नहीं है, लेकिन हम उधर जाके बैठने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ज़रा हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन क्या करनी है, हमने तो आपको बताना है कि जी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या और 60 सेकेंड न्यूज़ की तरफ हमें आपको लेकर जाना है। तो चलते हैं जी 60 सेकेंड न्यूज़ की तरफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस का फैसला महफूज, आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। यूनान में एथेंस के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, 26 अफराद जाँ बहक। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी। रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग ना हो, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। बिस्मा मारूफ विमेन क्रिकेट टीम की कप्तानी से मुस्तफी हो गईं। पंजाब के साबिक मुशीर बराए ज़राअत अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा, 12.5 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्क में डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज। रूस ने जाली मालूमात के इल्जाम पर विकिपीडिया पर $27,000 जुर्माना आयद कर दिया। इटली के बाद लिबिया में भी कश्ती डूब गई, 3 पाकिस्तानी जाँ बहक। शुमाल मशरिकी अमरीका में शदीद बर्फबारी और जनूबी अफ्रीका में बदतरीन ब्लैकआउट, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल, इंटरनेट सब बंद। शहरियों को खाना और पानी जमा करने की हिदायत। ये तो थी जी 60 सेकेंड्स अराउंड द वर्ल्ड, और आपने देखा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब ज़रा आपको लेकर चलते हैं एजेंडा की तरफ और बताते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम के कितने एजेंडाज हैं और क्या क्या आज बात होगी। आज हमारे प्रोग्राम में हमने बात करनी है, एक तो ये रेस्क्यू 1122 के जो हमारे अहलकार तुर्की से काम करके वापस आए हैं, तो उनके हवाले से हम बात करेंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे ज़रा कि तुर्की में जब वो गए तो वहाँ पर क्या उन्होंने सूरत हाल देखी और उस सूरत हाल में क्या क्या उन्होंने काम किए, कितने लोगों को बचाया और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उनका, उनकी ज़रा डिटेल्स लेंगे। और फिर तुर्की के लोगों ने उनके साथ क्या बिहेवियर रखा, किस तरह उनकी पसीराई की, और जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तो वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने उनका खैर मकदम किया। तो एक तो हमारा एजेंडा ये है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपको मुलाकात आपकी करवाएंगे पाकिस्तान के मोस्ट फॉलोड फोटोग्राफर से, और तस्वीरें पीछे लगे रहते, पड़े रहते हैं लोग इनके पीछे। क्या हाँ, भागते हैं इनके लोग, भागते हैं, भागो। मोस्ट फॉलोड, मोस्ट वांटेड। अच्छा, मोस्ट वांटेड। अच्छा, मोस्ट फॉलोड, मोस्ट वांटेड फोटोग्राफर से आपकी मुलाकात सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं इनको, और जबरदस्त तस्वीरें इनकी, क्या फोटोग्राफी ये करते हैं। थोड़ी सी हम इनको कहेंगे कि भाई हमारी भी थोड़ी सी अच्छी अच्छी 2-4 तस्वीरें लें। और फोटोग्राफर हो और शिफा यूसुफ से ये ना कहें कि मुझे तस्वीर खिंचवानी है, ये हो नहीं सकता। और यहाँ पर बबांगे दोहल इस चीज का ऐलान करें और प्रूव करें कि ही इज द बेस्ट एंड ही इज द मोस्ट फॉलोड बिकॉज ऑफ अ रीजन। तो ये है जी एक दूसरा एजेंडा प्रोग्राम, देख लेंगे जी, देख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा सियासत पर हमने बात करनी है। आज बड़ा अहम दिन है, 11 बजे अदालत ने फैसला देना है इलेक्शन के जो मामलात है कि भाई क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। सियासी जमातों को हुकूमत ने कल, सियासी जमातों को कल कहा भी था मुशावरत का, बिल्कुल, के तहरीक इंसाफ यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत की PDM की सारी जमातें 11-13 जितनी भी हैं वो बैठें, मुशावरत करें और एक डेट जो है उस पर इत्तेफाक राय कर सकते तो अदालत पे पहुँचते। ये बात भी सवाल है, अदालत को सोचना चाहिए बहरहाल, लेकिन अदालत ने अब देखिए क्या फैसला करना है। जो असल में है ये ना हुकूमत के खिलाफ बनता है, ना ही ये केस जो है ये हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से है। ये तो केस होना चाहिए असल में इलेक्शन कमीशन और उसके रोल के हवाले से, लेकिन इधर मैं यही इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। पता चले मुझे भी कल आप लोग अदालत के बाहर देखें चक्कर काटते हुए। और क्या, मैं वहाँ पर बिल्कुल आपके लिए खैर जगाली के लिए आऊँगा। नारा क्या लगाएंगे? नारा शिफा तेरे जान निसार 2-4-2-4, शिफा तेरे जान निसार 2-4-2-4।
ये नारा होगा, हम खड़े हुए होंगे, 2-4 लोग तो ज़रूर होंगे, इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ ना, बाकियों का मुझे नहीं पता। सही है, ठीक है। तो एक तो ये है जी। सियासी हमने बात करनी है, सियासी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, और फिर क्रिकेट पर बात करनी है। एक तो अहम डेवलपमेंट ये है कि जी पाकिस्तान की जो ख़वातीन की जो क्रिकेट टीम थी T20 वो जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई थी, और वहाँ पर जो उनकी कारकर्दगी थी कोई इतनी ख़ास नहीं रही, और बिस्मा मारूफ ने इस्तीफ़ा दे दिया कौमी टीम की कप्तान। तो ये क्या मामला हुआ, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और इससे आगे के मामला तब क्या होंगे। और फिर PSL चल रहा है, रावलपिंडी में आज से मैचेस शुरू होंगे, और आज कराची और पेशावर टकराएंगे, आमने सामने होंगे, तो PSL पर भी बात होगी। ये है जी हमारा आज का एजेंडा। अब आपको लेकर चलते हैं, बताते हैं क्या चल रहा है और क्या चल रहा है और क्या चल रहा है। लेकिन और क्या चल रहा है का आगाज़ जो है वो एक अफसोसनाक खबर से मैं करना चाहूँगा, और वो ख़बर अभी आपने ज़ाहिर है कुछ दिन पहले ये वाक़या सुना होगा, आपके सामने सारे न्यूज़ चैनल्स पर आया होगा कि इटली में एक कश्ती डूबी, और उस कश्ती में पाकिस्तानी भी थे जो कि डूबे और जहाँ बहक हुए। अब उसमें एक ख़बर ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान की एक हॉकी की इंटरनेशनल खिलाड़ी ख़वातीन की हॉकी टीम में वो खेलती थी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती थी, और ये खातून उस कश्ती के हादसे में भी जहाँ बहक हुई। शाहिदा रज़ा साहिबा इनका नाम था। शाहिदा रज़ा साहिबा जो है वो उनका ताल्लुक़ कोयटा से था, हॉकी की वो बड़ी मारूफ़ खिलाड़ी थी, पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करती रहीं, और एक और ख़ास बात उनकी ये थी कि हॉकी के साथ साथ वो फ़ुटबॉल की भी खिलाड़ी थी, और जो बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ क्लब्स हैं हॉकी फ़ुटबॉल के, उनके साथ वाबस्ता थी और फ़ुटबॉल भी खेलती थी। अब देखें, ये जो कश्ती में लोग सवार थे, ये वो लोग थे जो बेहतर मुस्तकबिल की खातिर दूसरी जगह पर जाना चाह रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे मुल्क में हमें खिलाड़ियों की कदर करनी चाहिए, और वो खिलाड़ी चाहे किसी भी स्पोर्ट्स का हो। एक तो हमारी तवज्जो क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमारे अपने खिलाड़ियों को एक्सेसिव हमारी तवज्जो है क्रिकेट की तरफ ड्यू टू कमर्शियल रीजंस, और हर चीज़ का जो ज़्यादती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इस वक्त प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी जो खेल है उनको नुकसान हो जाता है, नुकसान होता है, वो इग्नोर्ड होते हैं कम्प्लीटली, उनके प्लेयर्स को पूछता है, वो जीत के आते हैं, हमें पता नहीं होता, क्रिकेट वाले हार के आते हैं, हम ताज बना लेते हैं सर का। तो ऐसी बात नहीं है, सबको बराबरी के साथ ट्रीट करें, एतदाल में रखें, और ये भी यहाँ पर लोगों को बताएं कि इस तरह से बेहतर मुस्तकबिल तो शायद बहुत सौ को मिल भी जाएगा, लेकिन तरीक़ाकार भी ये गलत है, जान जोखिम में आप डाल रहे हैं, पीछे आपकी फैमिलीज़ हैं, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि ये भी सोचना कि शायद कितनी मजबूरी होगी, कितनी मजबूरी होगी कि उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा होगा कि वो मुल्क से गई बाहर, दूसरे मुल्क गई, वहाँ से फिर उन्होंने जो है वो सोचा कि अब मैं किसी तरीके से रेफ्यूजी बन के किसी दूसरे मुल्क में चली जाऊँ। तो ये ज़ाहिर है जो उनका माइंडसेट है वो क्या चल रहा होगा उनके माइंड में, लेकिन बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और आपकी अपनी भी लेकिन जिम्मेदारी है। पीछे आपकी फैमिली रह गई। अब देखिए, वो जिस भी मुस्तकबिल के लिए जाना चाह रही थी, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उसकी ज़मानत कोई नहीं है ना, वो दरमियान का है, शायद मैं पहुंच जाऊं, शायद मैं ना पहुंचूं, शायद मैं डूब जाऊं, शायद मेरी जान चली जाए। तो ये शायद बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, पीछे आपकी फैमिलीज़ हैं, वो फिर आप तो चले गए, दुनिया से भी आप चले गए, आपकी शायद वो सख्ती माफ़ हो गई अगर आपकी इस तरह से लिखी है एंडिंग, लेकिन पीछे जो फैमिली है आपकी, वो आप कितनी मजबूरियों में होंगे, क्योंकि शायद अगर इतनी हद तक ये माली मुश्किलात का शिकार थी कि ख़ुद इनको जाना पड़ा, तो फिर पीछे जो फैमिली वाले थे वो तो शायद इन्हीं पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, माली मामलात में भी, इमोशनली भी। तो अपने बारे में भी सोचें, अपने घर वालों के बारे में भी सोचें, और बाकी हुकूमत सोचे कि वो क्या कर रही है बैठ के। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, और हमें भी ज़रा ये हमारी हुकूमतों को भी ज़रा तवज्जो देने की तौफीक दे कि हम तमाम खिलाड़ियों की तरफ तवज्जो दें, चाहे वो किसी भी खेल से ताल्लुक़ हो उनका। अगली खबर की तरफ चलते हैं। और कल जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रोज़, PTI चेयरमैन इमरान खान साहब 3 अदालतों में उनकी पेशी थी। पेशी के लिए लाहौर से वो इस्लामाबाद पहुँचे, और इंसदाद दहशतगर्दी और बैंकिंग कोर्ट से तो उनको ज़मानत मिल गई, तो शाखाना केस में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। भाई एक हंगामा मच गया जो न्यूज़ चैनल्स पर, तो कि जी ये तो इमरान खान साहब को अब गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, और वहाँ से फिर उन्हें ज़मानत मिल गई। अब इस सफ़र के दौरान एक जगह एक हादसा पेश
आया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। वो वीडियो प्लीज़ ज़रा हमारे स्क्रीन पर लेकर आएँ। और ये देखें, ये लोग हैं जो कि उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और ये देखें, ये गिरे से। हाँ, ये उनकी सिक्योरिटी है बेसिकली, जो गाड़ी के साथ। मुझे नहीं लग रहा, आपको लग रहा होगा कि सिक्योरिटी है, मुझे नहीं लग रहा खबरों में। वो आवाम नहीं है, ये उनकी सिक्योरिटी के अपने। आवाम भी जिस तरीके से भाग रही थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आवाम भी होगी। ये देखें, ये वाइट कपड़ों में, रेड कपड़ों में सिक्योरिटी नहीं हो सकती। सिक्योरिटी का तो एक खास यूनिफॉर्म होता है ना, ताकि आइडेंटिफाई हो जाते हैं वो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये, हाँ, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये सिक्योरिटी है। को पहले देखें, मतलब इतने जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। वो आए हुए थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ था, सब अपने प्लान्स भी बता रहे थे, बहुत आवाम थी। और जाहिर है आवाम को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर लीडर आ रहा है उनका, और इतनी आवाम है, तो लीडर हर एक से आके मिल नहीं सकता। हाँ। और ना ही हर एक को उसकी झलक नजर आएगी। तो झलकियाँ तो आप टीवी पे ही उनकी देखेंगे। अपनी जान को जोखिम में न डालें। आवाम अगर लीडर के साथ खड़ा होना चाहती है तो आवाम को लीडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। घर पे खड़े हो जाएं, खड़े होने के लिए काबिल रह जाएं बस आप। मैं ये कह रही हूँ, गाड़ियों वाड़ियों पे चढ़ के किसी के टायर के नीचे आके खामखा अपनी जान को ना जोखिम में डालें और अपनी फैमिलीज को भी सफरिंग से बचाएं। बिल्कुल। अब ये देखिए ना, मतलब ये आप इतने सारे लोग लटके हुए हैं उस गाड़ी के ऊपर और फिर आप गिर रहे हैं, चोटें लगी। शुक्र है कि कोई ऐसा बड़ा हादसा पेश नहीं आया। छत पर लटके हुए थे, साइडों पर ये लटके हुए थे लोग, कुछ गार्ड्स थे, कुछ इसके अंदर आवाम थी। और अचानक जो है वो 4-5 लोगों की गिरफ्त कमज़ोर हुई, ये गिरे हैं। और फिर सड़क ज़ाहिर है गीली थी, बारिश वाला भी सिलसिला था कल, तो हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, फिसलन भी थी, बिल्कुल फिसलन। फिर उसके बाद आप देखें ये वीडियोस फैल रही हैं। और प्लीज़ टेक केयर, खुदा का वास्ता है अपने आप को थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल में रखें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। हाँ, शुक्र ये है कि मामूली चोटें आई, लड़खड़ाए वो और उठ खड़े हो गए, तो ये अच्छा हो गया। वरना तो फिर कोई मसला होता तो फिर गलत बात होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगली आपको ज़रा लेकर चलते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है भाई, ऐसी वैसी, और हर जगह हर शोबे में। वो हमने बताया था ना कुछ दिन पहले कि अदालतों में भी रोबोट्स होंगे। हाँ, जो सारे दलाइल जो हैं वो लिख रहे होंगे। और ये भी एक खबर आई थी कुछ दिन पहले भारत से कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हुआ कि अब रोबोटिक्स जो है वहाँ पर मुतारिफ कराई जाएँ और सॉफ्टवेयर लाएँ और उससे वो लिखत पढ़त करेंगे जो भी दलाइल वहाँ पर एक्सचेंज हो रहे होंगे वकला की टीम्स के दरमियान। अच्छा, अब हुआ ये है कि ज़िंदगी के दीगर शोबों के साथ साथ मजहबी रसूमात में भी जगह बनाना शुरू कर दी है इंटेलिजेंस और जगह। हाँ, टेक्नोलॉजी ने। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। इसकी एक दिलचस्प मिसाल जो है वो भारतीय रियासत केरला में देखने को मिली है, जहाँ एक मंदिर में जीते जागते हाथी की जगह रोबोट हाथी जो है वो लगा दिया गया। और भारत में त्योहारों पर जानवरों का इस्तेमाल ख़त्म करने की बेसिकली एक मुहिम चलाई जा रही है। ये इक़दाम जानवरों का इस्तेमाल ख़त्म करने की मुहिम और अक़लियतों को भी ख़त्म करने की मुहिम, पूरा बोले। अच्छा, ये है भारतीय। ओवैस ने जुमला मुकम्मल कर दिया। जी, बहरहाल आगे बढ़ते। तो ये जो इक़दाम है ये उसी मुहिम का हिस्सा है जिसमें कि जानवरों की जान बचाने और उनके साथ इस्तेसाल को रोकने की जो है एक कोशिश है। इस मशीनी हाथी का मॉडल जो है वो 11 फीट लंबा है और इसका वजन जो है वो 800 किलोग्राम है। इसे लोहे के फ्रेम से बनाया गया है। केरला के मंदिरों में जंजीरों में जकड़े हाथी जो हैं वो त्योहारों का अहम हिस्सा हैं। अच्छा। और इस रियासत में कुल 2500 हाथी जो हैं ऐसे हैं जो या तो कैद में हैं या वो पालतू जानवर हैं। अच्छा, अब थ्रिसूर ज़िला है, उसकी श्री कृष्ण मंदिर में मुतारिफ कराया जाने वाला जो ये मशीनी हाथी है, एक तंजीम की जानिब से अतिया किया गया था और ये तंजीम जानवरों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहती है। अच्छा, अब इस तंजीम ने इंकशाफ किया है कि केरला में 2018 से 2023 के दौरान पालतू हाथी हलाक 138 पालतू हाथी जो हैं वो हलाक हुए थे। अच्छा, और 138 के कुछ अर्सा पहले इन्होंने वो मुहिम भी चलाई थी, चीते वगैरह मंगवाए थे मोदी साहब ने, जो है वो छोड़ा था अपने जंगलों वगैरह में। हाँ, तो नेचुरल हैबिटेट उनके लिए क्रिएट किया गया था। लेकिन ये है कि वहाँ पर भी उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। वो लोगों को बताया नहीं गया, चीते वगैरह पहले छोड़ दिए, उनकी लोगों से झड़पें होने लग गई, तो वो भी एक अजीब सी चीज़ थी। अच्छा, अब तंजीम ने मुतालबा किया है कि रियासत के तमाम मंदिर जो हैं वो मैकेनिकल हाथियों का इस्तेमाल करें ताकि जिंदा हाथियों पर जुल्म खत्म हो सके। वैसे इंटरेस्टिंग आइडिया है ये, बिल्कुल। तो लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर जो मजहबी तबका है वो इसको किस तरह से देखेगा, क्योंकि अगर तो उसकी कोई मजहबी कॉनोटेशन है तो फिर शायद उसके ऊपर इख्तिलाफ करें। लेकिन ये कि अगर वो एक रस्मी तौर पर रखा जाता है, वहाँ पर हाथी से इंटरेक्शन होती है लोगों की, वो तो बहरहाल ये वो बेहतर जान सकते हैं कि भाई वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो जो हनुमान और वो है उनके, वो तो ज़ाहिर है एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस उनकी जो है लग रहा कि इसमें थोड़ी सी शायद रेजिस्टेंस आने का अभी तक तो इस पे तो नहीं आई है। केरला में तो इन्होंने शुरू कर दिया ये सिलसिला, ये तो कर दिया बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज़ की तरफ मैं आपको ज़रा लेकर जाता हूँ कि अब अगर हम जी सारा जो टेलीविज़न पर आप देखते हैं मामला या जो तस्वीरें खींचते हैं कैमरे से खींचते हैं, अब कैमरे की एक ख़ास यूँ कह लीजिए कैपेबिलिटी होती है, उसकी एक ख़ास पावर होती है उसके लेंस की, और पिक्सल्स जो हैं
अब हम देखते हैं कि जी बड़े अच्छे हमारे मोबाइल फ़ोन में भी कैमरे आ गए हैं जी, 100 पिक्सल 200 पिक्सल्स, ऐसे आ गए हैं, जूम्स आ गए हैं, ठीक है। अब ज़रा आप इन कैमरों का कंपैरिजन कीजिए अल्लाह ताला की बनाई हुई जो आँख है उससे। इंसानों का बनाया हुआ कोई भी कैमरा अल्लाह ताला की बनाई हुई आँख का मुकाबला नहीं कर सकता। और आँख जितने पिक्सल्स में देख सकती है और जो आँख का जो विज़न है, जो डायमेंशनल विज़न है, ये भी किसी कैमरे में नहीं आया हुआ है। तो इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है और हम इंसान बड़ी इजाज़त करते हैं अपने इल्म की बुनियाद पर, लेकिन उसके बाद हम अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझ रहे होते हैं कि जी मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, बड़ी तोप चीज़ हूँ, मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया। लेकिन 1% मतलब एक मक्खी तक तो बना नहीं सकता इंसान। उसके अंदर भी अगर हम देखें तो क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ और अल्लाह ताला ने क्या चीज़ बनाई है। शहद की मक्खी का पूरा तो बनाने की बजाय चीज़ें ख़त्म कर से सारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और कुछ जिनको अल्लाह ताला ने, अब हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है ना दुनिया में। हमें कोई चीज़ वो फालतू नहीं बनाई हुई कि खामाया में बना दी, उसका कोई ना कोई मकसद है। मक्खियों का, मच्छरों का, ये जो सारे कीड़े मकोड़े भी हैं, तो इंसान इनको ख़त्म करने पर तुला हुआ था। अब इंसान को ज़रा होश आया है, बेदारी जागी है, तो इंसान के पास जब बेदारी आई तो उसको एहसास हुआ कि भाई ये तो इसका ये पर्पज़ है और इसका ये पर्पज़ है, और अगर इनको ख़त्म किया या इनको महफूज ना रखा, वो जो अब आजकल होता है ना कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो इसलिए उनको बचाने की कोशिश हो रही है कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर हमारी आने वाली जनरेशन के साथ भी ये बड़ा जुल्म है कि वो देख ही नहीं सकेंगे कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई। अच्छा, अब फोटोग्राफी का एक मुकाबला होता है, मैं उसकी तरफ आपको लेके जाना चाह रहा था कि इंसान जो है वो ऐसे ऐसे मनाजिर तलाश करता है, कैमरे में महफूज करता है, और वो जब लोगों के सामने आते हैं तो लोग अश कर उठते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड की हकदार 2023 में जो वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड हुए, उसमें कुछ तस्वीर ऐसी हैं कि जो कि वाकई कायनात में बिखरे हुए मनाजिर को खूबसूरती से आपके सामने पेश कर रही हैं। 10 प्रोफेशनल कैटेगरीज रखी गई थी। तस्वीरें प्लीज़ अगर साथ हमारे आ जाए सामने तो बात करने का और ज़्यादा मजा आएगा, वरना तो अवैस के अल्फाज पे मैं क्यों एतबार करूं जब तक मैं देखूं नहीं। सीइंग इज बिलीविंग। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि 4,15,000 के करीब तस्वीर थी जो कि भेजी गई थी, और उनमें 1,80,000 से ज़ायद प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए मुंतखब की गई थी। और ये अवार्ड्स की 16 साल तारीख़ में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में तस्वीर आई हैं। और मुकाबले के फ़ातहीन का ऐलान जो है वो किया जाएगा 13 अप्रैल को। और इंसानी जज्बात की अक्कासी आपको मिलती है, ख़वातीन की बेबसी आपको नज़र आएगी, कुदरती जो ताकतें हैं उनका गैज़ो गज़ब आपको नज़र आएगा, मज़दूरों की मुशक्क़त भी आपको नज़र आएगी, समुंदर में तैरती हुई हसीन मखलूक भी नज़र आएगी। एक एक तस्वीर कमाल तस्वीर है। ये साथ साथ चल रही है तस्वीर, आप देखें। फोटोग्राफर जो होता है उसकी आँख, बस उसकी आँख में एक अलग जादू होता है। हाँ, कि वो चीज़ों को ऐसे देखता है जैसे हम नहीं देख सकते। अच्छा, फिर उसमें एंगल्स का बड़ा फर्क होता है। वो कहता है भाई ऊपर से तस्वीर ले ले, हम कहेंगे हम आम तौर पर सामने कैमरा रखेंगे, वो ज़रा ऊपर से ले लेगा या नीचे से ले लेगा। तो वो एंगलिंग बड़ी ज़रूरी है, और वो ज़ाहिर है वो सारी एस्थेटिक्स जो हैं वो फोटोग्राफर ही अप्लाई करता है, उसी की क्रिएटिविटी होती है। और फिर उसके बाद कुछ लोग तो पोस्ट पे भी तस्वीरों पर बड़ा काम करते हैं, लेकिन बेहतरीन तस्वीर वो होती है जो मेरे हिसाब से खींची अच्छी हो, फिर ही उसको पोस्ट पे ज़रा बेहतर बनाया जा सकेगा। अगर खींची नहीं है ठीक और पिक्सेलेट हो जाएगी, थोड़ा सा आपने काट के उसको जूम इन किया और वो फैल गई, फट गई, तो फिर तो मामला ख़राब है। तो दुनिया के बेहतरीन फोटोग्राफर जो हैं वो इसी तरह काम करते हैं और हमारे लिए ऐसे ऐसे सीन्स कैद करते हैं कि फिर वो जो हम जाकर कभी नहीं देख सकते। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। अब आपको ज़रा मुलाकात करवाते हैं आपकी उस टीम से जो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई, और सिर्फ नाम रोशन करने नहीं गई थी, इंसानों की खिदमत करने गई थी, लोगों की मदद करने गई थी, अपने तुर्क दोस्तों की, भाइयों की मदद करने गई थी। तुर्की में जो ज़लज़ला आया उसने क़यामत बर्पा की, तो पाकिस्तान भी सोग की कैफियत में डूब गया, और हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर डॉक्टर रिजवान नसीर की क़यादत में एक रेस्क्यू टीम तुर्की रवाना की, जिन्होंने अपनी जान ख़तरे में डालकर मलबे से लोगों को निकाला। अब इस हवाले से वहाँ से एक वीडियो आई जिसमें कि उनको एक तरह से सेंड ऑफ दिया जा रहा था, उनकी जो है आखिरी उनको तालियों से रुखसत किया जा रहा था। हम आपकी मुलाकात कराते हैं उस टीम के 2 अहम मेंबरान से और उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था और कितना ये मुश्किल
काम था वहाँ जाकर लोगों को मलबे से निकालना, इमोशनली भी और फिजिकली भी। और ज़ाहिर बहुत बड़ा ज़लज़ला था ये, 50,000 से ज़ायद लोग इसमें जाँ बहक हुए। तो बहुत सारे ममालिक ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए तुर्की की तरफ, और उसमें पाकिस्तान उन सब के शाना बशाना था, क्योंकि पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है तुर्की से वो बहुत पुरानी और बहुत गहरी है। जब भी आप किसी टर्किश शख्स से मिलते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए जिस तरह की इज़्ज़त के अल्फाज इस्तेमाल करता है वो आपको बताता है कि वाकई पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता कितना गहरा है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फरहान मलिक और दीबा शहबाज साहिबा मौजूद हैं। फरहान मलिक साहब जो हैं वो 1122 के टीम लीडर, और दीबा शहनाज साहिबा जो कि रेस्क्यू वर्कर है 1122 की। इन दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ये तो इनकी आमद है। हाँ, ये पाकिस्तान में आमद की वेलकम है। जो वहां से एयरपोर्ट पे इनको सेंड ऑफ मिला था उसकी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, और उसको जब वो रेडी हो जाए तो हमें बताइएगा, वो फुल स्क्रीन दिखाएंगे। तब तक हम इनकी तरफ जाते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जब आप लोग जा रहे थे इस रेस्क्यू मिशन पर तो तैयारी कैसी आप लोगों की, और एक्सपेक्टेशन क्या थी आप लोगों की कि आप लोगों को वहाँ पर किस किस तरह के हालात देखने को मिलेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अर्थक्वेक जो है वो लेट जो है वो नाइट आया था, यानी 3:17 पे तुर्की में आया था। तो हमारा जो ऑपरेशनल सेंटर होता है वो 24/7 जो है वो काम कर रहा होता है और उसको नोटिफाई कर रहा होता है अगर इस तरह के बड़े डिज़ास्टर हो। तो उसके लिहाज से हमें इतला मिल गई थी। तो हमारी तैयारी तो जो है वो पहले से होती है और उस लिहाज से हम प्रिपेयर होते हैं। सामान हमारा रेडी होता है, सिर्फ टीम को नोटिफाई करना होता है। मोरल डेफिनेटली बहुत हाई था क्योंकि ये पहला हमारा इंटरनेशनल मिशन था। इससे पहले हमने पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मिशन किए हैं, रिसेंटली फ्लड पे भी हम गए थे, लेकिन ये पहला इंटरनेशनल मिशन था, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी और एक्साइटेड भी बहुत थे कि हम पहली दफ़ा जा रहे हैं और काम करना है हमने, और मुल्क का नाम रोशन करना है और अरे का नाम रोशन करना है। अच्छा ये बताएं सर कि आप लोग गए कब थे एग्जैक्टली? ये 6 फरवरी को आया था और 7 फरवरी जो है वो हम वहाँ पे पहुँच गए थे, और हम चंद जो है वो पहले पहुँचने वाली टीमों में से थे। और हम जो है ना मुनासिब वक्त पे, यानी जो 24 आवर्स होते हैं पहले किसी भी बड़े डिज़ास्टर के, वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि उन 24 आवर्स में आप मैक्सिमम लोगों को जो है वो बचा सकते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो विदिन 24 आवर्स जो है वो हम पहुंच गए थे तुर्की में। सही। अच्छा आप भी बताइए कि आपका जो रोल था वहाँ पर और आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? जी, पाकिस्तान रेस्क्यू 111122 की ये जो टीम है ये अक़वाम मुत्तहिदा से जनूबी एशिया की पहली सर्टिफाइड टीम है, और जो अक़वाम मुत्तहिदा के स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करता है इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप जो है, और उसके तहत ये जनूबी एशिया की चूँकि पहली टीम है, 2019 में इसकी क्लासिफिकेशन हुई थी। तो जो भी सर्च करने के, लोकेट करने के इक्विपमेंट होता है, वहाँ पर सेल्फ सस्टेन होने के लिए जो टीम के लिए ज़रूरत होती है वो तमाम इस टीम के पास मौजूद हैं। और इससे ये 24/7 वैसे भी कि दुनिया में डिज़ास्टर आता है तो हम अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, और हम जब किसी मुल्क को ज़रूरत होती है। जो इस डिज़ास्टर में पर्टिकुलरली हुआ वो ये था कि हमारी हुकूमत ने भी जल्द इस पर डिसीजन लिया, और सून आफ्टर दी अर्थक्वेक वेरी नेक्स्ट डे अगर हम वहाँ मौजूद थे तो हमें उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने एक के बाद एक, हम सेकेंड डे हम ऑपरेशनल थे, और फिर एक के बाद एक पाकिस्तान रेस्क्यू टीम के जो एजाज़ में चीज़ आई वो जो ज़िंदा लोगों को निकालने का था वो निकाले गए। और ये जो स्पेशलाइज्ड टीमें होती हैं ये मलबे से ज़िंदा लोगों को निकालने के लिए ही बनाई जाती हैं, और इसमें ख़ास कटिंग, ब्रीचिंग और मलबे के अंदर जाके किस तरह से रेस्क्यू करना है उसकी तमाम टेक्निक्स हर तरह की इस टीम के पास है। 51 रुकनी ये जो दस्ता था ये स्पेशलाइज्ड टीम का, ये यहाँ से गया, और इसमें डॉक्टर फरहान और डॉक्टर रिजवान नसीर ख़ुद इसको पर्सनली लीड कर रहे थे। और
दूसरे ही दिन से जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो 2 लोग पहले ज़िंदा मियाँ बीवी वो निकले, उसके बाद फिर एक और अगले दिन फिर ऐसा ऑपरेशन हुआ, फिर 3 दिन के ऑपरेशन से 82 घंटे की एफर्ट से 3 बच्चे जो हैं वो ज़िंदा निकाले गए। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और वहाँ पे जब हम गए थे तो लोगों को जब पता चला कि इंटरनेशनल टीम आई है, इसके पास लाइफ लोकेटर हैं, तो हर बंदा उसी बेस ऑफ ऑपरेशन की तरफ भागा चला आता था और ये कहता था कि हमारी बिल्डिंग को सर्च करें, क्योंकि उनको ये आस और उम्मीद थी कि जो उनके अपने दबे हुए हैं शायद वो जिंदा हों। एक तो खातून जो आप लोगों ने ज़लज़ले से निकाल मलबे से 50 साल 58 घंटों के बाद, इस स्टोरी ने तो पूरी दुनिया में, आलमी मीडिया में एक तरह से बड़ी इसकी बाज़गश्त सुनी। लेकिन इसके अलावा एक तो ये बताइएगा कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस आप लोग यहाँ से अपने लिए लेकर गए थे? ज़ाहिर है आप लोगों की सेफ्टी भी बड़ी ज़रूरी थी। और दूसरा ये बताइएगा कि इनके अलावा, इस खातून के अलावा और कितने लोग आप लोगों ने मलबे से निकाले? जी, इसमें जो टीम के पास अब सेल्फ सस्टेन रहने के लिए कि वहाँ पे उस मुल्क पे जाके बोझ ना बने, पहले तो ये चीज़ होती है, उसमें अपना खाने पीने का, अपना रहने सहने का, टेंट का, हर चीज़ अपनी मौजूद होती है। उसके बाद जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इक्विपमेंट होते हैं, उसमें कटर्स होते हैं, उसमें लाइफ लोकेटर्स होते हैं, उसमें बाकी तमाम स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है जो कि दुनिया की जितनी भी सर्टिफाइड टीमें आती हैं उनके पास मौजूद होता है। और उसके बाद हमने ये ऑपरेशन जब शुरू किया तो उसमें भी एक कामयाबी रही। और फिर आफ्टर शॉक्स बहुत आ रहे थे, बार बार आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, जो जिसके अंदर भी हमने इवन सर्वाइव किया और हमने कोशिश की कि अपने जो जिस काम के लिए हम आए उसको फोकस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से उस पे पहले अदियामान में हमें जूँ ही गए तो हमें डिप्यूट किया गया और अदियामान में हमारी इंटरनेशनल टीम पहली टीम थी जो डिप्यूट हुई थी। वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, वीक लॉन्ग ऑपरेशन के बाद हताए में भेजा गया, जहाँ पे डॉक्टर फरहान और इनकी पूरी टीम ने वहाँ पे, और ये टोटल 17 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन मिशन के बाद हमारी टीम वापस कंट्री में आई है। और टोटल हमने 15 लोगों को ज़िंदा रेस्क्यू किया, जिसमें 6 इंडिपेंडेंटली किया और 9 में हमने जॉइंट ऑपरेशन दूसरी जो वहाँ पे टीमें लगी हुई थी, आफात और टीमें थी, उनके साथ मिलकर ऑपरेशन किया। जबकि 150 साइट्स थी जिनको हमने सर्च किया प्रॉपरली बिल्डिंग्स को, और 250 के करीब जो थी डेड बॉडीज़ को लोकेट किया और वहाँ से निकाला गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चैलेंजेस ज़ाहिर है उन लोगों के लिए भी थे जो कि ज़ाहिर है उस ज़लज़ले के इलाके में थे, लेकिन आप लोग जब वहाँ पर गए तो आप लोगों को किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग ना कर पाए हों, जिस पे आपको अफसोस हुआ हो कि ये भी हम कर लेते तो अच्छा होता? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए वेदर था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और उसके साथ साथ चूँकि आफ्टर शॉक्स, जिस तरह मैडम ने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, तो बाहर रहना और टेंट्स में रहना और सर्दी बहुत ज़्यादा, और उसके साथ फिर जिस पानी भी नहीं था और बिजली भी का निज़ाम भी जो है वो तबाह हो चुका था। तो ये इन तमाम सहूलियात के बग़ैर काम करना और दिन रात काम करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जो ऑपरेशन हमने शुरू किया है वो उसको इख्तिताम पजीर किया है। कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है हमारे रिकॉर्ड पे जो हमने शुरू किया हो और उसको अधूरा छोड़ आए हों या उन लोगों को निकाल ना सके हों। मैडम ने आपको बताया 3 जो बच्चों को हमने निकाला, इट वाज 24 आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन, और दिन रात हम जो है वो उस ऑपरेशन में काम करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 3 लोगों को हमने उसमें से ज़िंदा भी निकाला। तो कोई रिग्रेट नहीं है हमारे पास कि हमने किसी को ना बचा सकें। और जो हमने आइडेंटिफाई किया, हाँ कुछ चीज़ें हैं जिस तरह लोग बताते थे कि जी यहाँ पे 5 लाइव विक्टिम्स हैं, उसमें से फिर हम 3 निकाले, एक जगह पे 7 लोगों की प्रोबेबिलिटी थी, वहाँ से 2 ज़िंदा लोग निकले और फिर बाद में उनकी डेड बॉडीज़ बाकी लोगों की निकली। इस तरह के ज़रूर फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने ऑपरेशंस हमने किए हैं वो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट भी किए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। डॉक्टर फरहान साहब हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर फरहान मलिक 1122 के टीम लीडर जो कि तुर्की में काम कर रहे थे, और दीबा शहनाज साहिबा जो कि 1122 की रेस्क्यू वर्कर थी जो कि तुर्की में काम कर रही थी। आप दोनों को हमारी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से सलाम है, और पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा फ़ख्र करती है आप लोगों के कामों पर। वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
वेलकम बैक जी। और सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। कैमरा मेरे हाथ में है और ये बड़ा महंगा कैमरा है, कैनन का है, और इससे मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोटोग्राफी कैसे होती है, किस तरीके से आला तस्वीर खींची जा सकती हैं, और मैं इसका मुजाहरा करूँगा फ़ोटोग्राफी के लिए। शिफा यूसुफजई साहिबा, ये लीजिए, ये क्या कर रहे हैं अवैस? ऐसी होती है, आवाज मुंह से नहीं निकालनी होती, कैमरे से आनी चाहिए। तो ऐसे नहीं होता जी नहीं कुछ इस तरह नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। और इतना महंगा कैमरा आपने पकड़ा हुआ है, गिर गया तो खामखा गिर जाएगा तो फिर अलग आवाज आएगी इसमें से। जिसका है उसको वापस थमा दें। आप ना ये फनकारी करें, फनकारियों की जरूरत नहीं है आपको। वैसे बेइज्जती हो चुकी है, कैमरा वाकई बड़ा महंगा है। और अच्छा, कवर तो उतारा हुआ था वरना ज़्यादा बेइज्जती होती मेरी। हमारे साथ मौजूद हैं जी फैज़ान अशरफ साहब। और फैज़ान अशरफ जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर फोटोग्राफी के हवाले से सबसे ज़्यादा फॉलोड फोटोग्राफर हैं। फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम। ये कैमरा आपकी अमानत, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप एक काम करें, तस्वीर लें अच्छी सी हमारी, ठीक है ना? चले ये भी कर लें। चले, सेगमेंट शुरू होते ही तस्वीर, सर मुंडाते ही ओले पड़े, और सेगमेंट शुरू होते ही तस्वीर जी। ये पोज भी तो ऐसे, आप सही है। हाँ, इनकी तस्वीर अच्छा, कोई एजुकेशन में खींची है आपने तस्वीर या अलग अलग? नहीं, कंबाइन भी है, सोलो भी है। अच्छा ठीक, शाबाश। ये क्या मसला क्या है, मुझे बताएं ज़रा, इसका राज बताएं कि इस वक्त आपके सोशल मीडिया पर कोई तकरीबन 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। क्यों भाई, इतने ज़्यादा कैसे हो गए? एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का शौक था, और मेरे मुझे इंटरनेट पे काफ़ी जो है ना इन रैंड, और मैं खुद भी शोबिज़ में पहले था, लेकिन अभी मैंने लेफ्ट किया क्योंकि मैं सारा फोकस अपने इसी वर्क पे कर रहा हूँ जी, इसी को मैं दे रहा हूँ। कब से शुरू किया आपने? मैं जब मैट्रिक में था ना, उस टाइम मुझे शौक था, उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया, और मुझे 9 ईयर्स हो गए मैं। तो ये शौक जो है ये तो बड़ा महंगा शौक है, क्योंकि कैमरा बहुत महंगा होता है, लेंसेज बहुत महंगे होते हैं, तो इसका मतलब है फिर तो आप बड़े अमीर आदमी हुए। अमीर बस कुछ उस टाइम था, आहिस्ता आहिस्ता हुए, एकदम से नहीं हुए। नहीं, जब शुरू किया था तो सारी रिसोर्सेज लेने के लिए आपके पास हर चीज़? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले और मेरी मामा और मेरे जो ब्रदर्स हैं वो सारे मुझे बहुत सपोर्टिव हैं इस काम में ना, तो उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं, इसको शौक है तो इसको करने दें। तो फिर आप क्या क्या आपने सीखा और कि आप एक आला फोटोग्राफर बने? एक्चुअली मेरे जो है पहले जब मैंने कोर्स किया था, कोर्स के बाद फिर मैंने इंटर्नशिप की थी चैनल्स पे, तो एक निजी चैनल पे मैंने इंटर्नशिप की थी। उसके बाद तकरीबन मैं मॉर्निंग शो भी करता रहा हूँ, कपचिंग करता रहा हूँ, एज अ फैशन फोटोग्राफर और DOP कर रहा था मैं। तो उसके साथ साथ फिर अपना जो अकाउंट था हमारा, अपने जो हमारे स्टूडियो के नाम से, मेरे अपने नाम से जो चल रहा है स्टूडियो, तो उसके ऊपर हमने डाटा पोस्ट करना जब शुरू किया, तो उस टाइम मुझे अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता वो, पहले तो इतना होता है ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग नहीं चल रही थी, लेकिन जो अभी फास्टेंस हुआ है तो उसके साथ साथ फिर हमें भी रीच अच्छी मिली। तो ऐसी क्या ख़ास चीज़ है कि आपके 4 मिलियन फॉलोअर हो गए? क्या लोग देखते हैं ऐसा आपकी फोटोग्राफी में? आप क्या डालते हैं? मैं आपको बताऊँ, आजकल आपको पता है नॉर्मली रील्स चल रही है ना, तो रील्स पे मेरे मोबाइल पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा स्टेबल मोबाइल होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो आपने मूज़ा से बनाया है, मोबाइल मूज़ा से बनाया है। मेरे मोबाइल की रील पे मेरा क्लाइंट मेरे से खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपकी अपनी एक टेक्निक होती है, माइंड की स्किल्स होती हैं, जो आपको दूसरा फोटोग्राफर आपको कॉपी कर सकते, लेकिन आपकी माइंड की स्किल नहीं सकता। टिप यह है कि आपको एंगल्स आने चाहिए, कैमरा लॉ है इसमें प्रॉपर, ठीक है, कैमरा लॉज आपको क्या वो आपको प्रॉपर आने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड है वो? नहीं, कैमरा लॉ नहीं, वो हमारे अपने बनाए। अच्छा, अपने बनाए, हमारी प्रोफेशनल फील्ड क्या है, तो उसमें यह है कि आपको कैमरा लॉ आना चाहिए प्रॉपर, कि किस एंगल से आप ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई हेल्दी अगर पर्सन है तो उसको आपका कैसे फैट पर्सन को आपने जो है ना लो में कैसे दिखाना है, ठीक है। वो कुछ सम टाइम आप होता है वेडिंग्स पे हमारे जो है इंसान को असल कैसे दिखाना है। हाँ। असल फिर वही अंदर की सच्चाई चाह रही हैं आप सामने, और क्या, जो जैसा है वैसा। इतना धोखा, इतनी मतलब वो तो अब तो फिल्टर आ गए, उन्होंने तो बिल्कुल ही काम सत्यानाश, तबाह बर्बाद, बिल्कुल। नाक जो बेचारे जरा वो जूइश नाक है तो बिल्कुल सीधी। वो जब हाँ जी, बॉडी पोर्ट्रेट फिल्टर्स आ गए हैं, आप डॉलर्स में परचेज कर सकते हैं। इसी तरह जैसे अब आप कह रही हैं नेचुरल फोटोग्राफी चल रही है, लेकिन नेचुरल के साथ साथ थोड़े कलर आजकल जैसे लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, हमारा थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन यह कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रहा है वो थोड़ा एडवांस चल रहा है। अच्छा। तो फिर उधर से जब ट्रेंड खत्म होता है हमारे पाकिस्तान में साथ साथ फिर शिफल होता है। तो इसी तरह हमारे भी जो कैमराज हैं, हमें भी साथ साथ अपने बॉडीज़, कैमरा, लेंस, हर एक चीज़ को ट्रेंड को ना मेंटेन करने के लिए फिर हमें यहाँ आजकल अभी पाकिस्तान की फैशन में और वेडिंग फोटोग्राफी में ट्रेंड्स क्या है वैसे?
फैशन का तो आप इंडोर में फैशन जितना मर्जी कर लें। आप पता है माशाल्लाह काफी मतलब दरमियान में एक आया था ना कि वो पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के साथ बहुत ज्यादा तस्वीरें शादियों की आने लग गई थी, फिर उसके बाद आया कि भाई वो जो फार्म हाउसेज और वो दिन का शादी का जो फंक्शन होता है दोपहर वाला वो चलने लगे। अब आज एक और ट्रेंड भी है, वो अक्सर औकात मैंने वो फोटो की दुकानें होती है ना उसमें देखा है, वो ये जैसे ये गमला लगा हुआ है ना, हाँ जी, बंदा इसके साथ खड़ा हुआ होता है, यूं करके तस्वीर खिंचवाई हुई होती है गमले के साथ जुड़ के। ये कहाँ से आते हैं ये ट्रेंड? मैं बता रहा कि अभी जो ब्राइडल कपल्स के चल रहे हैं ना वो आउटडोर शूट्स चल रहे हैं, आप पता लोकेशन पे प्रॉपर कपल बुक कर रहे हैं, तो मोस्टली वो आज ट्रेंड वो चल रहा है। किस किस्म की चल रही है लोकेशन? आउटडोर्स हमारे जो इस्लामाबाद की कुछ और लोकेशंस हैं, लाहौर की कुछ और हैं, दुबई की कुछ और हैं, टर्की की जो फेमस हैं, तो उस तरीके से हमें पहले ही। तो ये फोटोग्राफर आजकल बड़े महंगे हो गए मैंने सुना है। असल में महंगे क्या हो गए हैं, बस आप ना ही पूछें कि यहाँ पे जो है ना मार्केट का वो तो बहुत बुरा ही हाल है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, हमारे इनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक मुझे मिसाल के तौर पर अगर मैं शादी कर रहा हूँ जी सपोज, हाँ, तो दफा ये मेंशन करने की एक्चुअली करेक्ट होना चाहिए ना इंसान को। चलो अगर कोई शख्स पहली दफा शादी कर रहा है, कोई शख्स पे आए हैं, हाँ कोई शख्स पहली दफा शादी कर रहा है, तो उसकी शादी पे आप आया, आपने फोटोग्राफी की, अगर वही शख्स दूसरी दफा कर रहा है तो उसको कोई डिस्काउंट मिलता है कि आपका वो परमानेंट कस्टमर है तो फिर उसको प्रेफरेंस देनी है ना। देखो आ गया ना मैं। हाँ उसमें फिर वो जो दूसरी बेगम की वजह से पहली बेगम की जूतियां वूतियां वो सब भी फिर बर्दाश्त है ना अंदर, मतलब इंक्लूडेड है पैकेज में, इंक्लूडेड। फोटोग्राफर उसकी शादी की तस्वीरें लेके दूसरी बेगम की तस्वीरें लेगा तो पहली से तो जूतियां ही खाएगा। पहले से ऐसा ही होता है फिर तो वो भी खा लेते हैं, वो भी फिर हमें आपके पीछे चलना पड़ता है ना, कस्टमर ऑलवेज राइट होता है। अब अगर किसी को फोटोग्राफी की फील्ड में आना है, बहुत सारे यंगस्टर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि भैया कुछ ऐसे होंगे जो शौकिया फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कैमरा उन्होंने ले लिया है जी, अब उनके लिए वो जो रास्ता है वो पाथ क्या होनी चाहिए कि वो क्या क्या करें ताकि वो एक अच्छे फोटोग्राफर बन सके? जी मैं खुद क्लासेस भी दे रहा होता हूँ, मेरे से काफ़ी मेरे माशाल्लाह से स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, अगर कोई आज खुद सीखना चाहे वो तो कोई इशू नहीं है, आपको नॉर्मली ये है कि कोर्सेज के साथ साथ पता है इंस्टीट्यूट भी हैं, अगर हमसे करते हैं तो हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिकल वो पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे, मैं चाहता हूँ दुनिया में लोगों के पैसे खर्च। मेरे पास क्यूरीज आती हैं वैसे भाई कि हमें जो है ना अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन ये आपकी तरह अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको लेके चलते हैं, लेकिन आपको पता है साथ साथ जब आप हमारे वैसे भी मतलब तक होते हैं। छोड़े आप बहुत सियासी जवाब दे रहे हैं, छोड़े आप ये बताएं कि 3 चीजें जो एक नया फोटोग्राफर बनना चाह रहा है, मैंने कैमरा खरीदा है, 3 वो चीजें कौन सी ऐसी होनी चाहिए जो मुझे अच्छी आएंगी तो मेरी तस्वीरें अच्छी आएंगी, जिसमें एक मैं आपको मदद कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत तस्वीरें मुझे भी खींचने का शौक है। लाइट मैनेजमेंट किस तरह होनी चाहिए, इसके अलावा 2 टिप्स और आप दें। हाँ। लाइट मैं आपको बताऊँ कि लाइट एक तो प्रॉपर मेन आपका हो गया, उसके साथ साथ आपको चाहिए कैमरा की एंगल्स, उसके साथ आपको कैमरे का लेंस अच्छा चाहिए और बॉडी आपको अच्छी चाहिए, ठीक है, ये तीनों आपकी चीज़ें परफेक्ट होंगी तो आपकी फोटोग्राफी और ही इनहेंस हो जाती है। सही है, अगर किसी के पास YouTube है तो वो जाकर YouTube से सारी चीज़ें सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं आराम से। जी हाँ, उस पर भी हमारे मैं साथ साथ ये भी BTS हमारे में साथ साथ हम पोस्ट कर रहे होते हैं, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, हमारे सिखा भी रहे हैं। अच्छा, आप ये ट्रिक्स यूज़ करें? हाँ जी, ये ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, हमने इस एंगल से शॉट लिया, उसको बिफोर आफ्टर भी हम दिखा रहे होते हैं। चले ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया जी, गुड, शाबाश, क्या बात है जी। फोटोग्राफी के ऊपर हमने बात की और अब जो है वो फोटोग्राफी के बाद बिल्कुल और खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन उस मेहमान का तारुफ हम नहीं कराएंगे, उस मेहमान के बारे में आपने फ़ोन करके हमारे प्रोग्राम में ये बताना है कि वो मेहमान कौन है और किसकी तरह लगता है। ये दोनों चीज़ें अगर आप बता देंगे तो वाह वाह हो जाएगी, वेल एंड गुड, नहीं बताएंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन हम इसी तरह से अगले सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिफा यूसुफजई, अवैस मंगलवाला। वैसे तो ये दूसरों के इंटरव्यूज लेते हैं, तो मैंने कहा कि आज पाकिस्तान आके इन्हीं के स्टूडियो में इनका इंटरव्यू लिया जाए। कैसे है करन आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ, मुख्तलिफ एंगलों से देख रहा हूँ मैं आपको, जरा मुंह नहीं, मैं अभी आया हूँ, मेरी कल की फ्लाइट थी। अच्छा। हाँ जी, लेकिन फ्लाइट मिस तो होगी, फिर मैं आए हो, हम आपको देख रहे हैं, मतलब हमारे आप जरा अपना मुंह इस तरफ करें। जी ठीक है, अब आप जरा मुंह अपना इस तरफ राइट की तरफ करें। नहीं, मैं असली वाला ही हूँ। असली वाले? मैं असली वाला हूँ, असली वाला। बाल भी, चश्मा वश्मा काफी कुछ लग रहा है। पूरे 2 घंटे लगते हैं तैयार होते हैं, अभी तो मेकअप भी मैंने नहीं किया। मुंह जरा ऊपर करें,
नीचे अच्छा तो मुंह नीचे करे, लग तो वही रहा है भाई बंदा, मुझे समझ नहीं आ रहा, सही बताओ। हाँ बिल्कुल, अभी आपने मेरे रिसेंटली मेरी मूवीज भी आ रही हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान हो चुका है, मूवी सही बनी। क्यों नुकसान हो गया? बस काफ़ी नुकसान हो चुका है। कोई पहले तो बहुत ट्रेंडिंग पे थी, अभी इस तरह नहीं आ रही। नेपोटिज्म ना करो, इसीलिए पाकिस्तान में आ गए। नेपोटिज्म ना करो, आवाज स्टार्स की औलादों को ले लेके फिल्में नहीं, आवाज भी मैं गा भी लेता हूँ, वो आपको सुनाएंगे। अच्छा, लेकिन आवाज आपकी वैसे भी किसी से मिलती जुलती है काफी हद तक। अच्छा, नहीं मैं असली वाला हूँ, आप मुझे नकली समझ रहे हैं। वो शायद होगा पाकिस्तान में है, कोई मैंने सुना कोई नकली करण जौहर आजकल मशहूर हुआ। अच्छा, वो पाकिस्तान वाला जो है वो नकली है, आप असली हैं? हाँ जी, मैं असली। मुझे पता है लग क्या रहा है। हाँ जी, आप करण जौहर नहीं है, आप सड़न जौहर है। नहीं, मैं सड़ नहीं रहा, से बड़ा सड़ते हो तुम लोग। हम नहीं सड़ते, पाकिस्तानी भी। अभी देखो जावेद अख्तर ने आके किस तरह की बातें की थी। हाँ ये भी तो है, लेकिन हम सड़न नहीं है, हम जो है ना जलन जौहर हो। जलन जौहर। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ जलन जौहर। अभी सड़न थोड़ी देर बाद लग जानी है लोगों को। और अगर मैंने कुछ कर दिया तो फिर गुमन जौहर, गुमन हो जाओगे। ये बताओ भाई कि ये जो आपकी जो चेहरे की मुमासिलत है, ये आपको लोगों में फेमस कर देती है? लोग आपको रास्ते में कहते हैं कि अरे ये तो करण जौहर जा रहा है? अक्सर कर देते हैं, ज़्यादातर जहाँ भी जा रहे हो, अपना सरीना होटल या जिस भी सेंटोरस वगैरह मॉल में घूम रहे हो, मॉल में, तो वो कह देते हैं कि यार करण जौहर। अच्छा, मैं एक बार पीछे मुड़ के देखता हूँ, यार तुमने कहना है तो कोई मुंह पे कह देते हैं, कोई आपस में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मैं माइंड करता नहीं, कोई मुझे कुछ भी तो लोग सेल्फीज बनवाते हैं आकर। हाँ, अक्सर लोग बनवाते हैं, अक्सर लोग बैड कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं इधर से डालता हूँ, इधर से निकाल। बैड कमेंट्स की तो कभी परवाह नहीं करनी चाहिए, ये तो कोई मुझझसे सीखे यार। लेकिन मैंने आपसे ही सीखा है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, मैं वो आते हुए मैं आपका क्लिप देख के आया था, इसलिए मैं जरा क्यों देख के आए थे? इन्होंने इम्तिहान लेना था उसका? नहीं, मैंने अपना कॉन्फिडेंस जो है ना, अभी कॉलर्स ने भी कॉल करनी है तो डिफरेंट किस्म के कॉलर्स होते हैं। अच्छा, आपका हमारे वैसे कॉलर बड़े। हाँ, मेरा नाम उस्मान खान है। उस्मान, मैं इस्लामाबाद से हूँ। उस्मान करते क्या हैं आप? जी, मैं अभी रिसेंटली जो है ना, मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ। मुझे लगा कह रहे मैं चाइना से इंपोर्ट हुआ हूँ। नहीं, मैं समझा आप कह रहे हैं मैं चाइना का करण जौहर हूँ। हाँ, लोग कहते हैं चाइना का करण जौहर। अभी रिसेंटली चल भी रहा था, तो मैं चाइनीज लैंग्वेज में पूरे पाकिस्तान में मैंने टॉप भी किया हुआ है। अच्छा, वो भी बोल लेते हैं आप? भी ट्रांसलेटर्स वगैरह मैं देता रहा हूँ, पाक चाइना फ्रेंडशिप को प्रमोट करता हूँ। लेकिन मेरा काम जो है रिसेंटली लेडीज के और जेंट्स के रिलेटेड भी है। एस्थेटिक्स, फिलर्स, ठीक है, आप करते हैं? मैं करता नहीं, मेरे पास प्रोडक्ट्स है, वी आर मैन्युफैक्चरर्स। बस ठीक है, ये छोड़ दो। क्या बात, हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका चेहरा है, आप इसके ऊपर कितना ज्यादा काम करते हैं या बिल्कुल? अच्छा, मैंने अपने ऊपर कभी काम नहीं किया, मेरा दिल कर रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा काम कर लिया जाए। क्या मतलब क्या? बताओ आपके बाल आ जाएंगे? नहीं, बाल की जरूरत नहीं ना, जब मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, अच्छा वाला लग रहा हूँ, तो फिर क्या जरूरत है? वाह। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं आप कि चेहरा तो जैसे ठीक है, अल्लाह ने बना दिया, वो जैसा है उसमें तो इंसान का कोई वो नहीं होता है, लेकिन जो आवाज़ है जो आपकी इतनी ज्यादा मिलती है उनसे, ये आप निकालते हैं या असल आवाज़ ही आपकी ऐसी है? असल आवाज़ ऐसी है, अब शायद मुझे महसूस नहीं होता कि मेरी आवाज़ उस जैसी है। हाँ। लेकिन सिर्फ आवाज़ और शक्ल ही मिलती है, बाकी मेरी काम तो आप उनसे ज्यादा ही करते हैं। वैसे ये जो आपने अभी अपना बायो बताया है, थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा करते हैं। आपकी कभी इंटरेक्शन हुई उनसे? नहीं, क्योंकि कोविड से पहले एक प्लान था दुबई में उनसे इंटरेक्शन का, फिर कोविड आ गया। अभी फ्यूचर में देखते हैं, मैं भी कुछ हो जाए। अच्छा, कभी कोई ट्वीट किया हो आपने? हाँ, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया था। अच्छा। तो मैंने उसमें एक कमेंट कर दिया कि यार लोग मुझे कहते हैं करण जौहर लगता है। तो उसी टाइम रीट्वीट करते हुए मेरी पिक्चर शेयर की। उसने कहा कि आपकी ट्वीट ने मुझे लाजवाब कर दिया। तो वो सबसे पहले जो है ना, वो आपके चैनल ने भी लगाई थी खबर। और भी काफ़ी चैनल्स ने जो है ना, इंडियन ने, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर जगह जो है वो चल। तो इसका फायदा कभी उठाया आपने? कभी आपने शॉपिंग? नहीं, मैं इसको एज एंटरटेनमेंट लेता हूँ। देखिए, लाइफ में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, लोग परेशान हैं। हाँ, इधर बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगे, तो आज तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आज सस्ता हो गया। मैं आ रहा था इस वजह से, आप आ रहे थे करण से डर के। हाँ, डार साहब ने कहा रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छोड़ो। हाँ, इससे पहले कि मैं उन पे एक मूवी बना दूं, तो उन्होंने कहा कि जो है ना पेट्रोल सस्ता किया जाए। और कोर्ट बात ये कि लोग टेंशन में है, तो मैं एंटरटेनमेंट एज एंटरटेनमेंट। फिल्में कितनी आप देखते हैं? फिल्में मैं चाइनीज ज़्यादातर देखता हूँ, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए। चाइनीज में बात करें, वोशंदाशो शमा निमन थिंग बताऊँ। मैंने कहा अभी मैं जो बोलूँगा आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, समझ में नहीं आएगी। हमारे साथ कॉलर है जी, मुबशिर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? और हमें म्यूजिक। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सर, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? ये आपने देखा हमारे गेस्ट पाकिस्तान में करण जौहर के लोकलाइक बैठे हैं हमारे साथ। शिफा मैम, पहले तो आपको 92 न्यूज़ पे जो आपका नया प्रोग्राम है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद।
कि आपने ये प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। घर से मैं लैंग्वेज सोच के बड़ा अच्छा चल रहा है, तो मैं तो आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। वो जो पुराना आपका था शो पे जो आपके फेसबुक पे छोटे छोटे क्लिप आते रहते थे, जी 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 बिल्कुल। लेकिन जो आपका लास्ट जो इंटरव्यू था वो भी मैंने देखा। चैनल छोड़ के जा रहे हैं तो काफी मैं तो परेशान। अच्छा, कौन सा वाला? नेक्स्ट अब कब आएंगे? परेशान ना हो भाई, परेशानी के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। हम रहेंगे आपके साथ और आप हमारे साथ रहिए। हमारे मेहमान से आप क्या बात करना चाहेंगे? आप देख रहे हैं हमारे मेहमान। अच्छा वो आपके लिए कॉल थी। मुझे मुबारकबाद उन्होंने दी थी। ठीक है, हम यहाँ पे हाँ, सड़न जौहर नहीं बनना हमने किसी को। असी अम्ब लेना है किसी ने सड़न जौहर नहीं बनना। इनके लिए भी कॉल करवाए भाई, जिससे भी जो भी है प्रोड्यूसर साहब, जो भी करना है आपने करे, आप पैसे लेके कॉल कराते हैं। साहब ने खुद ही कॉल, ये कुछ जानबूझ के नहीं, अब आप वही नहीं ना आप करें। सड़न जौहर आपने क्या ही दिया था, मतलब चाहने वाले होते हैं लोगों के। अब अच्छा, मेरी लाइन थी ना वो, मुझे वो उस चीज की सड़न हो रही है, मैंने आके बोलना है तो मुझे भूल गई। अच्छा बिल्कुल। तो आप की जो इंटरव्यूइंग स्किल्स है, हाँ जी, क्योंकि आप तो शो करते हैं भाई, बिल्कुल इतना बड़ा मशहूर शो आपका चल रहा है, तो उसमें आप कंट्रोवर्सीज इतनी क्यों क्रिएट करते हैं? वजह क्या है? देखिए, कंट्रोवर्सी जब तक नहीं होगी ना तो वो मसाला जरूरी होता है हर चीज में। मसाला, आप फिल्मों में मसाला इसीलिए डालते हैं, मसाला इसीलिए डाल देते हैं, तो जिंदगी में भी हमने मसाले डाले हुए हैं, तो हर चीज में मसाला जरूरी होता है, तो कंट्रोवर्सी इसलिए मसाला ज्यादा हो जाए, तेज हो जाए तो फिर पेट खराब हो जाता है, लेकिन पेट खराब हो जाता है तो फिर उसकी दवाई होती है। तो आप अगर शिफा यूसुफजई का इंटरव्यू ले रहे हैं हाँ जी अपने शो में, तो कैसे इंटरव्यू लेंगे? जरा मुजाहरा हो जाए भाई। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अब डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं प्रोड्यूसर के साथ। इंटरव्यू में क्वेश्चन ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चले जी, शिफा यूसुफजई का इंटरव्यू ले रहे हैं करण, कॉफी विद करण, और आज हमारी गेस्ट हैं शिफा यूसुफजई। शुरू करते हैं जी। शिफा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। करण, आप कैसे? वेलकम बैक टू 92 चैनल। थैंक यू, बहुत और बड़ा अच्छा लगा आपको, सबसे पहले बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो आप कब आ रही हैं हमारी तरफ, और हम आपका जो है एक इंटरव्यू भी करेंगे? जब आप बुलाएंगे हम अपनी चैनल पे आपका इंटरव्यू करेंगे। जब आप बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको तो मैं अपनी मूवी में कास्ट करना चाहूंगा। अच्छा। हाँ, एक तो था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस तरह की सिमरन बनाएंगे मुझे। उसमें सिमरन बनाएंगे। मैं लेके इतना दौड़ूंगी नहीं, मैं चेन खींच के ट्रेन पे चढ़ जाऊंगी। नहीं, आजकल जो है वो ड्रोन का जमाना है, हम आपको ड्रोन के साथ ले जाएंगे, आप ड्रोन से ले जाएंगे और ट्रेन में भी नहीं बिठाएंगे। ठीक है ना? और आजकल क्या मसरूफियात है आपकी? मेरी बस यही मसरूफियात है, हम करण के साथ बैठे हैं और यहाँ पर मैं मसरूफ हुई नहीं हूँ अभी फिलहाल। मेरे से ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे आप हैं, आप बड़ी मशहूर हैं, हम आपको फॉलो करते रहते हैं, और मैंने सुना बड़ी अच्छी सिंगिंग भी आप कर लेती हैं, तो हमारे शो में आज आप सिंगिंग भी करेंगी? मैं कर दूंगी, पहले तो आप करेंगे और फिर उसमें मैं आपके साथ। चले जी, हो जाए, ठीक हो गया। तो पहले आप करिए पाकिस्तानी गाना ऐसा हो जो कि आपको पसंद है। ठीक हो गया। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने कि जिद ना करो। वाह वाह वाह। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। बेहतरीन, जबरदस्त, आपने इंटरव्यू भी ले लिया, आपने गाना भी सुना दिया। ऑफर्स वगैरह फिल्मों की, ड्रामों की कहीं से अक्सर आती रहती हैं। वो इंडिया से तो ऑफ कोर्स नहीं आई, काफी इंटरव्यूज वगैरह तो उन्होंने लिए। अच्छा, इंडिया से नहीं है, पाकिस्तान से आती थी, लेकिन उस टाइम मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। ये 2018 की बात है। अच्छा। तो अभी थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए बन गया कि मैं खुद मीडिया की तरफ थोड़ा आ गया। जबरदस्त, आप जो है वो हमारे शो पर आए और आपने अपने चेहरे का जादू जगाया,
बहुत शुक्रिया, मजा आया। चेहरे के साथ आवाज़ का भी जादू तो इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, जबरदस्त, वेरी गुड। नाज़रीन, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कातलाना हमले में ज़ख्मी होने के बाद पहली बार इस्लामाबाद की अदालतों में पहुंचे तो मीडिया के कैमरे मुसलसल उनकी तरफ मुतवज्जे रहे। वो 3 अदालतों में हाजिर हुए जहां से उन्हें ज़मानत मिल गई और सिक्योरिटी खदशात के बायस वो तोशाखाना केस में अदालत नहीं पहुंचे तो एडिशनल सेशन जज ने, जो ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उन्होंने एक नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिया। ताहम उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी जिस पर उन्हें 9 मार्च तक की अबूरी ज़मानत जो है वो मिल गई। अच्छा, दूसरी जाने फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की समाअत जारी है और आज 11 बजे उसका फैसला मुतवक्के है। बहुत सारी सियासी चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और फॉर्मर SPM हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मैं तो सोच रहा था कि आप जेल वेल में होंगे, तो जेल भरो तहरीक चल रही है, आप तो स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आप क्यों नहीं गए, ये क्या चक्कर है? देखें, ये जेल भरो तहरीक जो है ना, एक स्ट्रेटेजी से हम चल रहे हैं। अच्छा, उसमें डिफाइंड है कि कौन कब किस वक्त जाएगा और तो आपका नंबर कब आएगा वो बताना थोड़ा ही हमने। ये तो देखे ना, ये सीगा राज में रखा हुआ किसने कब जाना है। अच्छा, तो उस प्लान के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। क्योंकि वो नासरा इकबाल साहिबा को बड़ा एतराज़ है। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो वलीद इकबाल साहब को मना किया कि जी आप नए जेल के अंदर, क्योंकि लीडरों को पहले जाना चाहिए और यहाँ पर तो लीडर जमानत करवा के बैठा हुआ है। देखिए, ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। जो हमारी जो स्पेशली पोत जो हम हैं या हमसे पहले हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान देख रहे हैं वो और ये जो नई नौजवान नस्ल, ये बड़ी डिफरेंट है। किसी ने हराम खाया है, वो हराम खोर को हराम खोर ही बोलेंगे। ठीक है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और वो जितना मर्जी आके यहाँ पे झूठ बोलें, अवाम ने पहचान लिया है कि किस तरह बेदर्दी से उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। नहीं, ये तो अब नासरा इकबाल साहिबा तो आपकी अपनी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वलीद इकबाल के बारे में बता रहा हूँ। हाँ। वो प्रिंसिपल पे स्टैंड्स कर रहे हैं ना जी। उनको लग रहा है और वो महसूस करते हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। ठीक है, जिस तरह दहशतगर्दी की दफात, जिस तरह गद्दारी के मुकदमात हम पे लगाए जा रहे हैं, अगर आप जेल भरो तहरीक नहीं करेंगे तो इंडिविजुअली आपको ले जाएंगे। इंडिविजुअल उठाते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, उनको बरहना करते हैं, सेक्सुअल टॉर्चर करते हैं उनके साथ और फिर वो कहते हैं कि जी आप जेल भरो तहरीक ना करें। तो ये एक तरीका था खौफ ख़त्म करने का। अच्छा, इस टाइम पे देखें पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत डाउन जा रहा है, तो हम कोई पहिया जाम या कोई शटर डाउन या लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे थे। तो एक जो पीसफुल प्रोसेस ये था कि हम वो जो खौफ है वो ख़त्म करें। आप देखें जावेद अली की मिसाल, कितना जुल्म हुआ उसके ऊपर, लेकिन वो उसने हिम्मत पकड़ ली, आके उसने बता दिया। इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। अच्छा, इस चीज़ से हुक्मरान बड़े खौफजदा। अच्छा, लेकिन जो बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं ना कि जी खान साहब ने भी जाना तो जेल ही है, अगर जेल भरो तहरीक है तो वो ज़मानतें लेते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक है प्रोसेस ये है कि हमारे पास केसेस हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं और अदलिया के सामने पेश हो रहे हैं। ठीक है, ये एक सेपरेट चीज़ है। क्योंकि जो आपके ऊपर 70 फ्रिवलेस केसेस है इमरान खान के ऊपर, उसमें हमको हुक्म अदूली नहीं कर रहे हैं। अदलिया की हम जो है वो जो उनकी इज़्ज़त और एहतराम है उसको मलूज़ खातिर रखा हुआ है। हम जा रहे हैं और प्रोसेस मीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो है जिसमें हम अगर जितने भी हमारे लीडर आएंगे, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उसके बाद उमर चीमा या फयाज़ हुसैन चौहान, जुल्फ़ी बुखारी, स्पेशली जुल्फ़ी बुखारी को देखें, अभी उसको उन्होंने रखा हुआ है, ये क्या कहते हैं, डेथ सेल में रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, शाहपुर में डेथ सेल में है, उसको खाना पीना नहीं दे रहे हैं, कपड़े नहीं दे रहे। इनमें से जितने भी हमारे तकरीबन को लीडरान हैं, सारे के सारे और जितने वर्कर हैं, किसी ने बेल एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया हुआ। ये खुश है अंदर, ये सब जो है। और जो जिस तरह आ रहा है, कल साहिवाल, आप आवाम का जोश और खरोश देखें इसमें, वो जो खौफ है ना जी, ये पाकिस्तान बदल रहा है। ये जो साम्राज्य निज़ाम था ना, ये जो ब्रिटिश एक्ट 1935 से हमने निकाला, ये कवानीन हमने निकाले हैं, साम्राज्य हम पे इम्पोज करता, वो गिरने का वक्त आ गया। तो ये जो खबरें आ रही हैं हुकूमत वाले जो दे रहे हैं कि वहाँ तो जेलों में लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब और वो सब आपस में लड़ पड़े हैं, वो तो साथ है ही नहीं मेरा ख्याल, मतलब वो इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जी उन्होंने तो कहा कि जी हमें तो गिरफ्तार नहीं होना था, आप लोगों की वजह से हम फंस गए और इस तरह के मामला चल रहे हैं वहाँ। तो देखिए, एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की ना कैंपेन चलाई जा रही है, नामालूम नंबरों से कॉलिंग की जा रही है, रिपोर्टर से लेके ऊपर तक बताया जा रहा है कि जी आपने बताना है कि ये फेल हो गई है,
अच्छा वो जो मुनज़्ज़म अच्छा आप अवाम नहीं देख रहे हैं कि पब्लिक जो आ रही है वो उसको नहीं दिखा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि जी उसकी इसके साथ लड़ाई हो गई है, वो नाराज़ हो गया, इसने बेल अप्लाई कर दी है। लीडर कोई नहीं है, इमरान खान ने गिरफ्तारी दी, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, फार्मर गवर्नर, मिनिस्टर सारे जेल में हैं, वो कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, वो बताएंगे बस फेल हो गई जी, क्योंकि अवाम से खौफजदा ये साम्राज्य इस वक्त जेल में होगा, ये साम्राज्य निज़ाम जो गिर रहा है ना जी, ये खौफ के मारे ना खबरें फैला रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग जो है मुख्तलिफ जेलों में हैं। हम ये कह रहे हैं तो 250 तो कोई भी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। 250 जेल भरो तहरीक कैसे हो सकती है? देखिए 250 25,000 होते तो मैं कहता हाँ जेल भरो। नहीं, 2 बंदे जो है ना, 2 बंदे भी मैटर करते हैं, एक बंदा भी मैटर बगैर वजह के आप जेल बगैर वजह के, ठीक है, बगैर वजह से खुशी से जा रहा है। 250 मतलब है 250 फैमिलीज पाकिस्तान की हैं। 250 फैमिली के अलावा जो लोग अपेयर हो रहे हैं, लाखों लोग जो आते हैं प्रोटेस्ट में, ये तो वो हैं जिनको पुलिस लेके जा रही है। वक्त बिल्कुल हमारे पास कम है, तो मैं एक और चीज़ आपसे जो पूछना चाहूँगा वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस जो चल रहा है, आज जो फैसला आना है, सदर ने केपी इलेक्शन की तारीख देकर आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया है, ये आरिफ अलवी साहब के वकील साहब ने कल कहा। तो अब जब एहसास हो ही गया है कि आरिफ अलवी साहब ने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया है, तो इसका मतलब है कि गलती हुई है और उस गलती को मान लेना चाहिए। देखिए उन्होंने एक एप्लीकेशन विड्रॉ की है खैबर पख्तूनख्वा के, 2 डिफरेंट केसेस हैं। एक में असेंबली जो है वो गवर्नर ने साइन किया समरी खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ पे नहीं हुआ। तो एक एप्लीकेशन जो उनके था, उनके वकील ने कहा कि जी हम उसको जो है विड्रॉ करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, क्योंकि गवर्नर ने कर दिया, इधर रह गया। तो उसमें अभी आज जो फैसला आना है, मुझे यकीन है कि कौम के लिए और आवाम के लिए एक बड़ा जिसे कहते हैं परेशान कुन मरहला है इस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखेगी कि पाकिस्तान का जो आइन है वो 90 दिन के इंतखाबात का कह रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये इस तरफ जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा 2-3? मेरा ख्याल है जी इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता, आइन देखे जी बड़ा सिंपल से, ये उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया ना जी। उन्होंने कहा ऐसे कर दिया जैसे PDM वर्सेस PTI केस है, ये PDM वर्सेस PTI केस नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है कि 90 दिन में इंतखाबात कौन अनाउंस करेगा। ये नहीं कहा कि 90 दिन में इंतखाबात होने या नहीं होने, ये क्वेश्चन नहीं है कौन अनाउंस करेगा। उसका फैसला जो है मुझे उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट डिटर्मिन कर देगी कि कौन अनाउंस करेगा, और अनाउंसमेंट हो जाएगी। और नीयतों में मुझे इनका बड़ा शक है हुकूमत की, अल्लाह करे कि उनको अकल के नाखून आए, और जो है क्या फैसला आता है, पूरी कौम मुंतज़िर है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, सियासी गुफ्तगू कर ली, हम ज़रा अब क्रिकेट की गुफ्तगू की तरफ जाते हैं, और क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पर PSL की दुनिया में, और फिर PSL की दुनिया में के अलावा ख़वातीन की जो क्रिकेट की दुनिया है उसमें भी कुछ भूचाल आया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अवैस और शिफा। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए हमेशा वक्त निकाला है, यहाँ पर भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले अगर हम PSL के बजाय ये पहले ख़वातीन वाला मामला डिस्कस कर लें कि ये बिस्मा मारूफ साहिबा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया और इसके पीछे राज क्या है? ओवैस, दरअसल वीमेन क्रिकेट में मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एक माफिया काम कर रहा था कि अपनी पसंद की लड़कियों को जो है प्रमोट करना था, और बिस्मा मारूफ तो जवेरिया खान जो कि सीनियर खिलाड़ी थी उसके होते हुए कप्तान बन गई, और जब वो कप्तान बन गई तो वो अपनी बेटी को भी टूर पे साथ ले जाने लगी, और टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो इंतहाई मायूस कुन रही। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था, लगता है कि उनको हटा ना दिया जाए, इसलिए उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया ताकि बाइज्जत तरीके से वो अपना वे आउट निकाल सकें। मैं समझता हूं कि अब नजम सेठी साहब को पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट में एक ऑपरेशन क्लीन अप करना होगा, वरना विमेन क्रिकेट यूं ही तबाही के दहाने पर जाएगी। अब आप देखें T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सिर्फ एक ही मैच जीता और बकिया 3 मैचेस में उसे शिकस्त हुई, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही, और विमेन क्रिकेट के हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हें बहुत सपोर्ट कर रहा है, गैर मुल्की दौरों पर भेज रहा है, धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं, उसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह ग्रुप बंदी है, उसकी बुनियादी वजह एक माफिया का काबिज होना है पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट पर, जिससे विमेन क्रिकेट तबाही के दहाने पर जा रही है।
बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं हम पीएसएल पर। अच्छा, पीएसएल में सर शुरू में इससे करना चाहूंगा कि चले ठीक है, टीमें कौन सी खेल रही हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये सारी चीजें अगर हम एक तरफ रखें, और मैं आपसे जरा इनसाइट जानना चाहूंगा, आसान सा सीधा सा सवाल, क्या पीएसएल की आड़ में जुआ भी हो रहा है? क्योंकि जो कंपनीज जो के मेन स्पॉन्सरशिप जिनके सामने आ रही है, बैट कंपनीज जो हैं और दाफा जो है कंपनी है, ये सारे मामलात से जरा आगाही दें हमें कि ये मामला हो क्या रहा है। देखिए, हैरत की बात है ओवैस, इस मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो जो कंपनीज इन्वॉल्व हुई हैं वो डिफरेंट नेम्स के साथ आई हैं कि 1x बैट नहीं है, 1x बैट करके आ रही है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, दाफा न्यूज़ जो है उनकी अपनी वेबसाइट है, हांगकांग या सिंगापुर में वो अपना ऑफिस चलाते हैं। तो अब ये मुख्तलिफ नामों से आ रही हैं। वो ये कहते हैं कि कंपनी एक है और उस कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, कि जो क्रिकेट को अलग सपोर्ट कर रही है वो दाफा न्यूज़ क्रिकेट को कर रही है, और 1x बैट जो है वो उसमें आ गई है, बैट जी स्पोर्ट्स आ गई है। तो वो इस तरह के मामलात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए। अब तो पाकिस्तान में तो इलीगल है बैटिंग, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में लेडब्रुक्स वगैरह वहाँ पर होती है, वहाँ तो लीगल है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना होगा कि आया वो कंपनी जो पैसा दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आया वो एक शफाफियत रखती हैं या नहीं रखती, या उन कंपनीज का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। वो कंपनीज कहती हैं, जो मैंने अपने तौर पर रिसर्च की, उनका ये कहना है कि हमारी मुख्तलिफ किस्म की शाखें, स्पोर्ट्स में हम अलग आए हैं, बैटिंग हमारा अलग काम है, यहाँ पर वो बैटिंग का काम नहीं कर रही, लेकिन नाम बदल के, रूप बदल कर वो आ गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। तो ये सारी कंपनीज जब आई हैं नाम बदल के, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मासूम है कि उसे नहीं पता था कि ये पीछे हो क्या रहा है, या खुद ही उसको बिल्कुल पाकिस्तान, बिल्कुल ओवैस और शिफा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से देखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अब नजम सेठी साहब आए हैं, शायद वो इस जानिब नज़र दौड़ाएं। रमीज राजा साहब इतने मसरूफ थे कि उनको वक्त ही नहीं मिल रहा था कि वो उस जानिब तवज्जो देते। लेकिन अब शायद, चूँकि अब तो इवेंट शुरू हो चुका है, तो अब शायद आइंदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई लाहे अमल, कोई पॉलिसी इख्तियार करे कि किन कंपनीज की स्पॉन्सरशिप लेनी है और किन कंपनीज की स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप आ जाएं आज के मैच की तरफ, कि ज़ल्मी है और कराची किंग्स हैं, हाँ। तो इन दोनों में आपको क्या पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? दोनों अच्छी टीमें, बड़ी टीमें और स्ट्रॉन्ग टीमें, दोनों ही शिफा जिद्दोजहद कर रही हैं। 2017 में पेशावर ज़ल्मी ने HBL PSL जीती और फिर 2020 में कराची किंग्स ने HBL PSL जीती। लेकिन जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेज हैं दोनों की, अगर देखा जाए तो दोनों टीमों का बॉलिंग अटैक जो है वो कमज़ोर नज़र आता है। पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़्यादा इंहिसार कर रही है वहाब रियाज पर, जो लीडिंग विकेट टेकर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है अब तक HBL PSL में 2016 से लेकर अब तक। जबकि कराची किंग्स मोहम्मद आमिर पर इंहिसार कर रही थी। आमिर 2 मैचेस नहीं खेले, उसके बावजूद कराची किंग्स फतह से हमकिनार हुई। तो आप पता नहीं आमिर फिट है या नहीं है, या किस वजह से वो नहीं खेल रहे, हालांकि महंगे तरीन खिलाड़ी थे वो कराची किंग्स के। तो मुकाबला तो सख्त होगा, दोनों टीमों की बैटिंग बड़ी तगड़ी है शिफा, और लेकिन बॉलिंग में दोनों टीमें थोड़ी हल्की है। अलबत्ता तबरेज़ शमसी को जब कराची किंग्स ने खिलाया, जो साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया नेशनल स्टेडियम कराची में। तो अब देखते हैं कि इस दफ़ा बैटिंग और बॉलिंग का मुकाबला कैसे होता है। सर एक और चीज मुझे बताइए, शाहीन शाह अफरीदी की आपको क्या लग रहा है, 100% वापसी हो गई है? जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की पिछले मैच में, मतलब वो तो बल्ले बल्ले तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से आ रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि अब माशाल्लाह से वो फिट हो गए। 10 विकेटें अब तक ले चुके हैं HBL PSL में। बाज़ लोग कह रहे हैं कि 100% नहीं, 90% फिट हुए हैं, लेकिन जैसी वो बॉलिंग कर रहे हो वैस, मुझे तो ये लग रहा है कि अब माशाल्लाह से उन्होंने अपनी फिटनेस को रीगेन कर लिया है, एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, एक दिलेराना अंदाज से, मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर्स की टीम इस वक्त खतरे की अलामत है HBL PSL में मौजूद बकिया 5 टीमों के लिए। और शाहीन शाह अफरीदी का फिट होना, जिस तरह वो पहले ओवर में विकेटें लेते हैं, उस हिसाब से इस वक्त दुनिया के चंद बेहतरीन बॉलर्स में से एक है।
अच्छा, अब पॉइंट्स टेबल पर लाहौर सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद 8 पॉइंट्स ही हैं मुल्तान के भी, लेकिन रन रेट की वजह से वो नंबर 2 है। इन दोनों टीमों का अगर थोड़ा सा हम मवाजना कर लें, मतलब मुल्तान भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि वो ज़रा यूँ कह लीजिए वो जो साउथ अफ्रीका वाली टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करें ना कि वो चोक कर जाते थे, तो 1-2 मरतबा मुझे कुछ वैसा नज़र आया मुल्तान के साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो वैस, मुल्तान जो है वो 5 में से 4 मैच जीती है, सिर्फ 1 मैच वो जिस तरीके से 2 मैच जीती है, 6 में से 2 मैच जीती है। एक पहला मैच जो ओपनिंग मैच था HBL PSL का, वो तो कराची किंग्स, वो जो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 1 रन से हारी। मुल्तान सुल्तान्स को एंडी फ्लावर जैसे एक जीरक कोच की खिदमत हासिल है, जो इंग्लैंड की भी कोचिंग कर चुका है और बड़ा काम एंड क्वाइट है, और उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब ये अलग बात है कि उनके यहाँ भी थोड़ी सी बॉलिंग में प्रॉब्लम है। एहसानुल्लाह लीडिंग विकेट टेकर हैं, 12 विकेटें, लेकिन बकिया बॉलर्स को उनको साथ देना होगा। अब्बास आफरीदी जो उमर गुल के भतीजे हैं, उनकी 10 विकेटें हैं। तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़रा प्रेशर में चोक कर जाती है, लेकिन आप याद रखें कि 2021 में HBL PSL मुल्तान सुल्तान ने जीता, और फिर पिछले साल मुल्तान सुल्तान फाइनल में पहुंची, और लाहौर कलंदर्स की टीम भी तगड़ी टीम है, मुकाबला सख्त होगा। लोग यही कह रहे हैं ये दोनों टीमें जो है शायद फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मालबेग साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।